प्रिय छात्रों, छात्राओं, आपने बहुत सुंदर व्याख्यान 2 सुने। ये दोनों प्रोफेसर भाषा के महान विद्वान हैं और भाषा के साथ साथ बहुत कुछ जुड़ा है। भाषा एक माध्यम है, भाषा अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है सच। और वो आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। मैं कंप्यूटर साइंस का छात्र हूँ, इसलिए पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि ये मानना कि भारतीय ज्ञान परंपरा का कुछ प्राचीन से संबंध है, ये बहुत बड़ा मिथ है। भारतीय ज्ञान परंपरा का प्राचीन से कोई रिलेशन नहीं है। वो एक ज्ञान परंपरा है जिसको हम भूल गए थे, इसलिए वो प्राचीन हो गई। अदरवाइज़ वो ज्ञान परंपरा थी। और अभी भी मैं विज्ञान के छात्र के नाते ये कहता हूँ कि विज्ञान अभी तक भी बहुत कम लक्ष्य प्राप्त कर पाया है जो हमारी ज्ञान परंपरा में निहित था। और विज्ञान के छात्र, चाहे आप इंजीनियरिंग से बात करें, चाहे मेडिसिन से बात करें, आज भी इस बात को मानते हैं कि अभी भी हमें बहुत कुछ पाना काफ़ी है। अब यदि ये पता ही नहीं कि कितना पाना काफ़ी है तो कहाँ तक हम पहुँचेगा। तो भारतीय ज्ञान परंपरा एक होलसम चीज़ थी। उस समय जो ज्ञान था वो एक इंटीग्रेटेड चीज़ होता था। अभी इस कॉन्फ्रेंस का विषय भी जो मुझे ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, भारतीय ज्ञान परंपरा फॉर विकसित भारत एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच। क्योंकि मुझे लगता है कि हम जो मुझे माफ़ करें, एक गलती जो कर रहे हैं कि जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा भी एक विषय है और बहुत से विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अलग विषय बना दिया गया, जिससे उनको लगता है भारतीय ज्ञान परंपरा का कार्य हो गया। मुझे लगता है इस रास्ते से हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा हर विषय में, हर आदत में। और मेरे विचार से भारतीय ज्ञान परंपरा विषय नहीं है, भारतीय ज्ञान परंपरा एक मनस्थिति है। हम माइंडसेट को कैसे करते हैं, और ये गलती हमने शिक्षा नीति में बहुत बार करी है कि जो भी चीज़ लगे कि ये विद्यार्थियों को आनी चाहिए उसका एक विषय बना दो और ये मान लो कि हमने वो पढ़ा दिया, बच्चों को आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कहा कि हर बच्चे को वातावरण का आइडिया होना चाहिए, इसलिए एनवायरमेंटल साइंस एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। हर यूनिवर्सिटी ने उसका पालन करते हुए एनवायरमेंटल साइंस का एक सब्जेक्ट बना दिया गया जो सब छात्र छात्राओं को पढ़ना है। उससे कितना इम्पैक्ट हुआ ये आज तक किसी ने स्टडी नहीं किया। क्या उससे वास्तव में कुछ सुधार हुआ या नहीं हुआ? मैं एक बहुत छोटी सी उदाहरण देता हूँ। जब मैं इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय का कुलपति था तो मुझे सरकार ने मकान दिया था इंडिया गेट के पास, तो वहाँ रहते थे। सुबह हम दोनों सैर कर रहे थे इंडिया गेट के आसपास वाले पार्क में। बहुत सुंदर पार्क है और मारुति वालों ने उसको मेंटेन किया हुआ है, तो बहुत सुंदर डस्टबिन थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे रखे। एक बार मंडे मॉर्निंग को हम गए तो वहाँ काफ़ी वो खाली लिफाफे पड़े हुए थे। और तो मैंने उससे सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, मैं क्या कल यहाँ क्या कोई स्कूल के बच्चे किसी पिकनिक के लिए आए थे? क्या हाँ जी। मैंने कहा किस स्कूल के? उसने नाम बताया जो मैं नहीं बताऊंगा, दिल्ली का प्रतिष्ठित स्कूल। फिर मैंने पूछा बच्चे अकेले आए थे या उनके साथ कोई उनके अध्यापक भी थे? क्या जी 3 अध्यापक भी थे। तो मुझे ये लगा कि यदि ये हमारी शिक्षा है तो हम कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि मैं कुलपति था तो मैंने कुछ थोड़ा सा प्रयास करके उस स्कूल को कनेक्ट किया, उसकी प्राध्यापिका को बुलाया और उसने ये सोचकर कि यदि कुलपति मुझे बुला रहे हैं तो मैं तो कुलपति को बुला ही सकती हूँ, तो उसने मुझे वार्षिक उत्सव में मुझे मुख्य अतिथि बुला लिया। अब ये उसकी गलती हो सकती है, यहाँ भावना हो सकती है। तो जब मैं स्कूल में गया तो मैंने कहा आपके यहाँ एनवायरमेंटल साइंस और पढ़ाया जाता है? हाँ जी।
सारे बच्चों को ज़रूरी पढ़ाया जाता है और उसमें ये पढ़ाते हैं। मैंने कहा जरा इस क्लास के बच्चों के क्या मैं ग्रेड शीट देख सकता? तो सारे बच्चों का ए प्लस। अब यदि हम एनवायरमेंटल साइंस में ए और ए प्लस प्राप्त करके ये भी नहीं सीखते कि रैपर को डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ज़मीन पे नहीं फेंकना चाहिए, तो उस शिक्षा का क्या मतलब रह जाता है? यह सोचने की बात है। जो हमने बार बार ये गलती की और अभी बात सरोजा जी ने, वंदना जी ने भी काफ़ी हद तक करी कि भाषा के माध्यम से हम कहाँ पहुँचते हैं ये ज़रूरी है। भाषा पर से एक माध्यम है पहुँचने का। मातृभाषा की बात की, मैंने एक साइकोलॉजिस्ट का एक लेख पढ़ा। उसने कहा हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे मूल चिंतन करें। आपने भी ये सुना होगा, रोज़ होता है ये कि बच्चों में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, बच्चों में इनोवेशननेस होनी चाहिए, बच्चों में कुछ नया करने की आदत होनी चाहिए। अच्छी बात है, सब इसका स्वागत करते हैं और हम ये मानते हैं कि जो होना चाहिए। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट ने लिखा कि मूल चिंतन उसी भाषा में हो सकता है जिस भाषा में आप स्वप्न लेते हैं। तो मुझे आज तक कोई भारत में नहीं मिला जो ये कहे मुझे स्वप्न अंग्रेजी में आता है। तो यदि स्वप्न अंग्रेजी में नहीं आता तो मूल चिंतन अंग्रेजी में हो ही कैसे सकता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न साइकोलॉजिकली उत्पन्न हो के आया है, क्योंकि भगवान ने जो मस्तिष्क की ट्रेनिंग करी वो तो मूल भाषा में करी, और फिर हम सोचते हैं कि मूल चिंतन हम कर पाएंगे। ये एक बेसिक अब्रेशन सिस्टम में आया। इंग्लिश पढ़ो, वंदना जी ने भी कहा, सरोजा जी ने भी कहा, मैं तो कंप्यूटर साइंस का छात्र हूँ। इंग्लिश पढ़ो, जरूर पढ़ो, जितनी भाषाएं पढ़ सकते हो पढ़ो, लेकिन आप इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश आपको ना पढ़ाए। आप इंग्लिश से प्रभावित ना हो, अंग्रेजियत से प्रभावित ना हो, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज सीखो, जितना संभव हो सके सीखो, लेकिन अपनी भाषा जिसमें आप सोच सको उसको ना छोड़ो, उसके बिना बात नहीं बनेगी। तो मुझे ये लगता ही नहीं कि कहीं भी विरोधाभास है इंडियन नॉलेज सिस्टम या भारतीय ज्ञान परंपरा में और प्राचीन और आधुनिक में कोई विरोधाभास है ही नहीं। अभी वो कह रहे थे कि अब हमारा एक मनस्थिति हो गई कि जो कुछ विदेश से आएगा वो ठीक है। ये हमारा एक दुर्भाग्य कह सकते हैं, हो गया। तो मैं एक लेख पढ़ रहा था कि इंग्लैंड ने जो हमें कई कुछ सिखाया, सो कॉल्ड, जब हम इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला, इंग्लैंड में पहला स्कूल खुला, भारत में 7,23,000 गुरुकुल थे। तो वो हमें सिखाएंगे कि स्कूल कैसे चलाते हैं और पढ़ाया कैसे जाता है। 7,23,000 गुरुकुल चलते थे, और गुरुकुल की परंपरा, आज हम ये कहते हैं कि एडमिशन के टाइम बच्चे का एटीट्यूड देखना चाहिए। मैं ये कहता हूँ भाई, 5 पांडव एक ही गुरु के पास गए, उन्होंने कहा, गुरुजी ने बातचीत करके जो भी सोचा, उन्होंने कहा अर्जुन तुम धनुष्मान सीखो, भीम तुम गदा चलाना सीखो। अब कोई उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट तो नहीं किया था, जिसकी मेरिट के बेस पे फिर वो पूछते कि जिसकी जो हाईएस्ट मेरिट है वो कंप्यूटर साइंस चाहता था, कंप्यूटर साइंस देंगे। तो वो जो एटीट्यूड को असेस करके पढ़ाया जाना चाहिए, ये तो हमारे शुरू से ही विद्यमान था और हमने उसको खोया। प्रॉब्लम इस समय ये हो रही है कि हमने जो कुछ हमारे पास था, या जो कुछ भगवान ने हमें दिया था, या जो कुछ नेचर ने हमें दिया था, वो हमने खोया और अब हम उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं। आप में से काफ़ी बच्चे मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और आज हम सॉफ्ट स्किल्स की बहुत बात करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स में हम पढ़ाते हैं कि लोगों से कम्युनिकेट कैसे करना चाहिए, वर्बल कम्युनिकेशन के सिवाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए, टीम वर्किंग कैसा करना चाहिए, डिटर्मिनेशन कैसे होना चाहिए। ये सब सॉफ्ट स्किल्स में पढ़ाया जाता है और आप उसके लिए फीस भी देते हैं।
भगवान ने जब बच्चे को पैदा किया, पहले दिन से वो कम्युनिकेट करता अपनी माँ से, बिना किसी भाषा के, बिना किसी शब्द के कम्युनिकेट करता है। तो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट नेचर gave us, God gave us that we had the capability to communicate. फिर वो धीरे धीरे अपने पिता से कम्युनिकेट करने लगता है, दोस्तों से कम्युनिकेट करना लगता है, एक भी शब्द नहीं उस बोलता है। फिर वो शब्द सीखने लगता है तो नीचे खेलने जाता है और जो भी 4-6 बच्चे मिलते हैं उनके साथ खेलने लग जाता है। उसको ये नहीं होता कि यही ग्रुप मिले तो ही मैं काम कर पाऊंगा। तो टीम स्पिरिट with anybody who comes across is built in characteristic by the nature, by the God, which we forgot. Determination. ने देखा घरों में जब भी बच्चा सोचता है कि मुझे आज चलना है, तो बाई एंड लार्ज शाम तक वो पहला कदम ले लेता है, जैसे चाहे 10 बार गिर के ले, चाहे 20 बार गिर के ले। वो सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन उसके अंदर पैदा है, विद्यमान है और वो कर लेता है। तो ये सब क्वालिटीज जो आज डिज़ायरेबल हैं, भगवान हमें दे के भेजता है। और जैसा मैं कई बार मजाक में कहता हूँ, पहले हम स्कूलों में बहुत फीस देते हैं ताकि ये सब हम भूल जाएं, और फिर कॉलेजों में बहुत फीस देते हैं कि ये सब दोबारा सीख लें। तो जो प्रकृति ने हमें फ्री में सिखाया था, भगवान ने हमें फ्री में गिफ्ट दे के भेजा था, उसको पहले वापस करने का खर्चा करते हैं, फिर दोबारा एक्वायर करने का खर्चा करते हैं। ये हमारी शिक्षा पद्धति बन गई विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसको रिवाइव करना है। अब उसको आप भारतीय ज्ञान परंपरा कहें या कुछ भी नाम दें, मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि वो सब हमारे पास था, हमें उसे सिर्फ रिवाइव करना है। नया सीखने वाला उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उसको आगे बढ़ाना है, सीखना है। अभी सलूजा जी ने कहा, मैं घर से एक फाइल लेके आया था बात करने के लिए, लेकिन इन दोनों को सुन के मुझे लगा कि जो बिंदु मैंने इनको सुन के लिए हैं वही काफ़ी हैं मेरे कुछ मिनट बोलने के लिए। भी ये क्षमता की बात की कि विद्यार्थियों में बहुत क्षमता होती है। प्रिय विद्यार्थियों, सच मानो, आप में जितनी क्षमता है वो आप नहीं पहचानते हो, और यदि आप वो पहचान लो तो हमें विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। हम विकसित होने में यदि रुके हैं तो वो इसीलिए रुके हैं कि आप अपनी क्षमता को नहीं पहचानते, और मैं अपने समेत बाकी सबको ब्लेम करता हूँ। हम आपको अपनी क्षमता पहचानने का अवसर नहीं दे रहे जितना देना चाहिए। एक साइकोलॉजिस्ट ने एक स्टोरी लिखी है कि एक माता पिता अपने बच्चे के साथ पहाड़ पर चल रहे थे, जैसे घूमने जाते हैं। तो बच्चे ने कहा, मम्मी मैं थक गया हूँ, मैं और नहीं चल सकता। माँ ने कहा, मैं क्या करूँगी, चलना तो पड़ेगा ही, अब जो गोल है, जहाँ स्थान है, अब बस तो है नहीं, ऐसे ही चलना पड़ेगा। थोड़ी देर माँ ने गोदी में उठाया, लेकिन कब तक पहाड़ पर चढ़ना था, तो उसे कहा, नहीं बेटा चलना पड़ेगा। क्या बैठ गया, नहीं मैं चल ही नहीं सकता, मेरे में अब क्षमता नहीं है। इतने में एक शेर पीछे से भागा हुआ आया और वो बच्चा माँ बाप से आगे दौड़ा। तो वो क्षमता कहाँ से आ गई? यदि क्षमता थी ही नहीं, उसकी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, तो वो कहाँ से आ गई? तो इस बात को लेकर एक साइकोलॉजिस्ट ने पूरा एनालिसिस करके पेपर लिखा है कि हम सब ऑन द एवरेज सिर्फ अपनी क्षमताओं का 10 से 11% इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यदि हम 10 से 11% इस्तेमाल करके यह सोचे कि हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है। हम यदि ये 11 को 20 भी बना लेंगे तो बहुत आगे पहुंच जाएंगे। इस तरफ हमें आगे बढ़ना है और आप सब में वो क्षमता है। मैं आज से 25-30 साल पहले की बात है, मैं माइक्रोसॉफ्ट में गया था कुछ लेक्चर देने के लिए। तो अब तो आप सब लोग कंप्यूटर से अच्छी तरह परिचित हैं, और विंडोज़ अब थोड़ा सा पुराना भी हो गया, पर लेटेस्ट विंडोज़ अभी भी चलता है। उस समय विंडोज़ नया नया आया था, बिल्कुल नया नया आया था विंडोज़। तो मैंने जब माइक्रोसॉफ्ट में लेक्चर दिए तो मैंने कहा, आपके यहाँ विंडोज़ बड़ा रेवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर आया है, तो किस टीम ने बनाया है आपके यहाँ?
कि सर अब आज तो मुश्किल है, आप जब परसों दूसरा लेक्चर लेने आएंगे तब हम आपको इंट्रोड्यूस कर देंगे। प्रिय बच्चों, परसों जब मैं गया तो मेरे लेक्चर के बाद उन्होंने कहा, हमने उस कोर टीम के साथ आपकी चाय रखी है जिन्होंने इस विंडोज़ को बनाया है। और उस कोर टीम को जब मेरे सामने लाया गया, 8 बच्चे थे उसमें। मैं बच्चे इसलिए कह रहा हूँ कि सब 30 साल से नीचे थे, जिन्होंने वर्ड में रेवोल्यूशन लाई। और 8 में से 7 भारतीय बच्चे थे जो माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज बना के सारी दुनिया को हिलाता। और 8वीं लड़की अमेरिकन सिटीजन थी पर भारतीय माँ बाप की संतान थी। तो ये हमारे बच्चों की क्षमता है, ये हमने सारे विश्व में देखा है। हमारी गलती है, मैं ओपनली कहता हूँ, कि हमने आपकी क्षमताओं को उतना उभारा नहीं जितना उभारना चाहिए था। चाहे वो शिक्षा नीति का दोष रहा, चाहे शिक्षकों का दोष रहा, चाहे स्कूलों का दोष रहा, चाहे विश्वविद्यालयों का दोष रहा। हमने आपको शिक्षा में बहुत बांधने की कोशिश की और डिसिप्लिन के नाम पर बहुत ज़्यादा टाइट कंट्रोल शिक्षा में लाए गए। परीक्षा होगी तो 3 ही घंटे की परीक्षा होगी। आज तक मुझे सारी रिसर्च करने के बाद कोई ऐसा अध्याय नहीं मिला जिसमें लिखा कि इस 3 घंटे का महत्व कहाँ से आ गया। वो 2 घंटे में परीक्षा क्यों नहीं हो सकती, 4 में क्यों नहीं हो सकती, मौखिक क्यों नहीं हो सकती, एक एक्सरसाइज देके क्यों नहीं हो सकती। ये 3 घंटे का रिटर्न पेपर कहाँ से पैदा हो गया और इतना सैक्रोसेंट बन गया। आईएएस में भी 3 घंटे का होगा, स्कूल में भी 3 घंटे का होगा, कॉलेज में भी 3 घंटे का होगा। मैं ऐसे ही किसी शिक्षाविद से डिस्कस कर रहा था। मैंने कहा जब हम आईएएस में पेपर सेट, मैं आईएएस का पेपर सेट करता रहा हूँ, हम ये पूछते हैं डिफाइन टेलीविजन, तो 1 नंबर का सवाल होता है, 2 लाइनों का जवाब चाहिए होता है। और जब इंजीनियरिंग वाले विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो पूरा सेमेस्टर पेपर पढ़ाते हैं टेलीविजन। तो शिक्षा में कहाँ कितना पढ़ाना है और कितना उसको विस्तार से करना है, ये भी एक चीज़ है जो एक ऑप्टिमाइज करने वाली बात है। तो हम जैसे ऐसे डिस्कस कर रहे थे 2-3 विद्वानों से, हमने कहा कि यदि ये पेपर 3 घंटे की बजाय 2 घंटे का हो जाए तो उसका कितना नुकसान होगा। तो हम में से कोई सोच नहीं पाया कि उसका कोई नुकसान होगा भी कि नहीं होगा। फिर हमने सोचा इसका फ़ायदा क्या होगा। तो हमने ये सोचा और कुछ हो ना हो, इसका ये फ़ायदा तो होगा कि जो आपकी आंसर बुक के पेजेस 28 होते हैं वो 16 रह जाएंगे और उससे कितने करोड़ों पेड़ हर साल नहीं काटने पड़ेंगे, जिससे वातावरण की आधी समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी बिना किसी भी ज़्यादा चिंतन किए हुए। तो कई बार बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का बहुत साधारण सॉल्यूशन होता है। हमारी शिक्षा में ये जो बदलाव आया कि कॉम्प्लिकेटेड करना चीज़ों को, पीएचडी का थीसिस जितना कॉम्प्लिकेटेड हो उतना शायद वो विद्वत्तापूर्ण माना जाएगा। आप रिसर्च पेपर लिखें जो किसी और को ना समझ में आए, वो शायद बहुत अच्छा रिसर्च पेपर है। ये बातें जो हमारे घर कर गई बिना बात के, और ये इनका कोई भारत से या किसी और देश से डायरेक्ट लिंक नहीं है, ये एक विश्व में भी हो गया। हमें भारत से इसलिए लगता है कि हमारे यहाँ ये सब नहीं था, हमने ये गलत चीज़ें सीखी इसलिए ज़्यादा खराब लगता है, और बाकियों के तो था ही नहीं। और मुझे इतिहास में मालूम है, डी ब्रोगले एक फिजिक्स में बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, उनका पीएचडी का थीसिस सिर्फ 19 पेज का था और उसमें एक भी रेफरेंस नहीं था। तो उनको जब एग्जामिनर ने पूछा कि एक भी रेफरेंस नहीं है, कि मैंने कुछ और देखा ही नहीं, ये तो मेरा ओरिजिनल आइडिया है जिसको मैंने लिखा। लेकिन आज हमने ये सीख लिया कि इसको थीसिस नहीं माना जाएगा। तो जो हमने चीज़ें अपने को बिगाड़ी उनको दोबारा लाना है,
अब उसको चाहे आप इंडियन नॉलेज सिस्टम के माध्यम से कहें, चाहे रिवाइवल के माध्यम से कहें, हम साइकोलॉजी के माध्यम से ये भी कहते हैं कि वो सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, उनको कॉन्शियस में लाना है। तो वो भारत के सबकॉन्शियस माइंड से चली गई थी, उनको कॉन्शियस माइंड में लाना है। अब उसको विकसित भारत कहें। विकसित भारत तो होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। भारत को विकसित होने से रोक नहीं सकता कोई, और हम में से कोई रोकना भी चाहे तो आप बच्चे रोकने नहीं दोगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं कि आज का छात्र जागृत हो रहा है, वो अपने आप को समझ रहा है, और उसके समझने से ही सब कुछ ठीक होगा। अभी सलूजा जी ने कहा था कि प्रश्न करूंगा, शुरू ही उन्होंने वहां से किया था। हमारी शिक्षा प्रणाली में एक बहुत बड़ा गड़बड़ ये हुआ कि हमने ये सोचा, बहुत पक्का सोचा, नर्सरी से लेकर पीएचडी तक, कि प्रश्न करना तो अध्यापक का काम है, उत्तर देना विद्यार्थी का काम है। ये बहुत पक्का एक फॉर्मूला बन गया स्कूल से लेकर पीएचडी तक। छात्र को अधिकार ही नहीं है प्रश्न करने का, वो अधिकार सिर्फ अध्यापक को है, और छात्र को उसका उत्तर देने का अधिकार है, और उत्तर भी वो चाहिए जो क्लास में पढ़ाया गया था। उत्तर भी वो चाहिए जो टेक्स्ट बुक के उस पेज नंबर 216 से पढ़ाया था, वही उत्तर चाहिए। तो ये जो हमने शिक्षा में बना दिया कि हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन होता है, और वो सोल्यूशन वो है जो मैंने पढ़ाया था। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लाइफ की ट्रेनिंग हो नहीं सकती। हम सब जब लाइफ में आगे बढ़ते हैं, और आप बच्चे बढ़ोगे, तो आप ये देखोगे किसी भी समस्या के कई समाधान होते हैं। आपने वो 3 इडियट्स पिक्चर तो देखी हो पुराने ज़माने में, तो एक समस्या के कई समाधान होते हैं, और वही कई तरीकों से निकलते हैं, और कब समाधान कौन सा चाहिए ये है भारत में विद्यमान था। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ दिनों दिन चलते थे कि हम में से कौन सा सोल्यूशन बेटर रहेगा, जो ख़त्म हुआ। मैं जर्मनी गया एक बार, मुझे बुलाया गया था कीनोट एड्रेस के लिए, और तो मैं स्टेट गेस्ट था, तो इसलिए जो वाइस चांसलर था वो मुझे जर्मनी घुमा रहा था रोड्स पे। तो मैंने ये देखा कि काफ़ी इम्पोर्टेंट सड़कें भी पत्थर की बनी हुई थी, वो बिटुमन की नहीं थी। पुरानी बात है, वैसे 30 साल पुरानी बात होगी, 35 साल। तो मैंने कहा प्रोफेसर फिशर, ये सड़कें बिटुमन की क्यों नहीं बनाई आपने? इससे तो आपकी कार के टायर बहुत जल्दी खराब होते होंगे। उसने कहा प्रोफेसर अग्रवाल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा मैं ठीक कह रहा हूँ तो फिर ये है क्यों? कि जी ये है इसलिए कि टायर जर्मनी में बनते हैं, बिटुमन हमें अमेरिका से मंगाना पड़ता है, और हम इस बात से खुश हैं कि टायर जल्दी खराब हो जाए, हमें बिटुमन ना मंगाना पड़े। अब ये साइंटिफिकली करेक्ट सोल्यूशन है या नहीं, डिफ़िकल्ट है कहना, लेकिन देश के हिसाब से ये करेक्ट सोल्यूशन था, और इसलिए उसको मैं पूरा मान देता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है, कोई देश नहीं है जो शिखर पर पहुंचा या पहुंचने की कोशिश की जब तक उसने ये नहीं सोचा कि उसके पास ऐसा क्या है जो बाकियों के पास नहीं है। आपको सबसे पहले ये सोचना ही पड़ेगा कि हमारे पास ऐसा क्या है जो बाकियों के पास नहीं है, तभी आप शिखर पे पहुंच सकते हैं, तभी हम विश्वगुरु बन पाएंगे। अमेरिका ने जब बहुत आगे बढ़ना था तो उन्होंने कहा हम ऐसा रोड नेटवर्क बनाएंगे जो विश्व में किसी देश में नहीं है। डेनमार्क ने कहा हम मिल्क के सिर पर ही दुनिया को जीत लेंगे। अरब देशों ने कहा हम ऑयल के सिर पे दुनिया को जीत लेंगे। स्विट्ज़रलैंड ने कहा हम टिम्बर के केस पे, यूके ने कहा टेक्सटाइल पे देश को जीत लेंगे। अब भारत ने विश्वगुरु बनना है तो हमारा यूएसपी क्या है? हमारा यूएसपी हमारी ज्ञान परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारा वो नॉलेज है जो हमारे ऋषि मुनियों ने इकट्ठा किया था, उसको दोबारा पढ़ना, दोबारा आगे तक ले जाना। और जब हम उसको ले पाएंगे
तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, विश्व गुरु बन पाएंगे। और वो जिम्मेवारी आपकी है, आपकी हम लोगों से भी ज़्यादा है। और क्योंकि आपने अभी 50 साल 60 साल इस देश को देने, तो उस जिम्मेवारी को निभाना, यही कहने में आपको आया हूँ। और आपको वो करना होगा। सस्टेनेबिलिटी की बात करी थी। अब सस्टेनेबल हमको वर्ड सिखाएगा। इस देश में सस्टेनेबिलिटी तो हर गांव में थी। हर गांव में पीने का पानी का इंतज़ाम अलग था, हर गांव में बिजली का अपना रोशनी का इंतज़ाम अलग था, एयर कंडीशनिंग अपने हिसाब से अलग थी। हमें जब हम छोटे थे तो किसी भी नदी के पास जाते थे तो हमारे घर से माता पिता कह के भेजते थे, नदी में जब नहाने जाओगे तो पहले पैर नहीं डालने, पहले थोड़ा पानी लेके मुंह धोना है। अब यदि ये आदत रहती तो क्या कोई नदियों को गंदा कर सकता था? कभी नदियां गंदी हो ही नहीं सकती थी यदि ये रिवाज रहता कि भाई पहले नदी के पानी से मुंह धोना है फिर नहाना है। तो फिर हमारा ये गंगा योजना पे अरबों रुपए नहीं लगते, यमुना क्लीनिंग पे अरबों रुपए नहीं लगते, वो अपने आप ही क्लीन होती क्योंकि हर व्यक्ति ने किया होता। तो मेरा लिमिटेड पर्पस ये है कि जो चीज़ें हमारे पास थीं और हम उसको भूले, चाहे वो भाई मकाले को हम गाली देते हैं शिक्षा में सदा, लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि एक मकाले इतना शक्तिशाली था कि हम सबको बेवकूफ़ बना गया, तो फिर तो उस मकाले को गाली देने का कोई मतलब नहीं है। गाली हमें अपने आप को देनी चाहिए कि, और उसके बाद हम मकाले के जाने के बाद 100 साल अपने आप को ठीक नहीं कर पाए, तो फिर मकाले को गाली देने का कोई मतलब नहीं है। अपना पुनर्चिंतन करें कि हम कहाँ चूके, कहाँ किया, जो गलती हुई उसको ठीक नहीं किया। इस देश में सब कुछ सस्टेनेबिलिटी का विद्यमान था। मैं आज ही पेपर में पढ़ रहा था, वो जैन्स का जो एक 8 दिन का चलता है, वो पुनर्वेशन जिसे बोलते हैं, वो 8 दिन में ये नहीं करना वो नहीं करना, तो उसका मैं एनालिसिस पढ़ रहा था। वो इतना कार्बन बचता है उन दिनों में जो शायद काफ़ी फ्रैक्शन ऑफ द रिक्वायरमेंट है। तो यदि ये इस तरह के रिवाज हमारे पास थे और सस्टेनेबिलिटी हम ये करेंगे, प्रश्न पूछना एक ज़रूरी है। मैं पढ़ रहा था एक 1943 में नोबेल प्राइज़ मिला किसी फिजिसिस्ट को, डॉक्टर राबी उसका नाम था। तो जब मीडिया वालों ने उसे पूछा कि प्रोफेसर राबी, whom do you give credit for your Nobel Prize? तो उसने कहा माई मदर। तो उन्होंने पूछा इज योर मदर साइंटिस्ट? क्या नो, शी डजंट इवन नो व्हाट साइंस इज। तो फिर उन्होंने पूछा कि फिर आप अपनी मदर को इस बात का क्रेडिट कैसे दे रहे हैं आपके नोबेल प्राइज का? तो उसने ये कहा, मेरी उम्र के बच्चे जब स्कूल से आते थे तो सबकी मदर ये पूछती थी कि स्कूल में क्या सीखा। सिर्फ मेरी मदर ये पूछती थी कि क्या तुमने किसी टीचर से कोई अच्छा प्रश्न पूछा। तो कहता उससे मुझे ये आदत हो गई कि रोज शाम को कोई अच्छा प्रश्न ढूंढूं ताकि मैं सबको इम्प्रेस कर सकूं, अपनी मदर को इम्प्रेस कर सकूं। तो जो प्रश्न ढूंढने की आदत मुझे हुई, आज उसने मुझे रिसर्चर बनाया, आज उसकी वजह से मुझे नोबेल प्राइज़ मिला। क्योंकि जब तक आप अपने आप को क्वेश्चन नहीं पूछोगे, यदि मैं थोड़ा सा वो गणित की बात करूं तो एक लीनियर एक्सपेंशन होता है, एक एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन होता है। तो आंसर से लीनियर एक्सपेंशन होता है, क्वेश्चन से एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन। तो यदि हमने ज्ञान को तेजी से बढ़ाना है तो प्रश्न पूछना ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको हमारे यहाँ विद्यमान था। तो प्राचीन और आधुनिक में where does the line come? I think it's not a valid question at all. Say for example गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ये प्राचीन है या आधुनिक है? प्राचीन बहुत पहले, जब सृष्टि बनी तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से बनी। भाई सूर्य टूट के पृथ्वी हुई तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से हुई, और आज हम स्पेस मिशन में एक्सट्रीम करें तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से करें। तो अब सिद्धांत तो सिद्धांत है, इट हैज़ नथिंग टू डू कि वे
पहले क्या था बाद में क्या था। तो मेरा ये मानना है कि हम ये इसको प्राचीन शब्द से तो हटाएं। भारतीय ज्ञान परंपरा प्राचीन तो शायद कभी थी नहीं, प्राचीन सिर्फ इस सेंस में कह सकते हैं कि हम भूल गए थे, अदरवाइज ये आधुनिक है। और कॉपरेशन एंड कोलैबोरेशन हमारी संस्कृति में बिल्कुल विद्यमान था, हमेशा विद्यमान था, और ये हमें मान के चलना ही पड़ेगा। ये है हमारी कल्चर का एक हिस्सा था। हमारे सारे उत्सव इसी योजना से बने थे कि हम इकट्ठे हों, कोलैबोरेट करें। हमारे सरोजा जी ने बताया कॉन्फ्रेंसिस का सिद्धांत मेडिकल एजुकेशन के पुराने ग्रंथों में विद्यमान है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिद्धांत प्राचीन है, सिद्धांत आज भी उतना ही एप्लीकेबल है। कनेक्ट विद नेचर, ये एक और बात है जिसको मैं 2 मिनट विस्तार से कहना चाहूँगा। प्रकृति से हम जितना दूर जाएंगे उतना हम अपने आप को पिछड़ते जाएंगे, और हमने ये बहुत कर लिया। हमने प्रकृति से दूर जा जाकर अपने आप को बहुत पिछड़ा कर लिया। डिग्रीज बहुत बढ़ा ली, GER भी थोड़ा बहुत बढ़ गया, PhDs बहुत हो गए, रिसर्च पेपर बहुत छप गए, किस तरह के छप रहे हैं वो हम लोग जानते हैं। लेकिन प्रकृति से हम दूर गए, उससे हमारा जो धरातल का ज्ञान है, जो वास्तव में लाइफ में काम आता है, वो खत्म होता गया। आज आप तो अभी बहुत से बच्चे छोटी उम्र के हैं, आज हम स्वार्म ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। पक्षियों के उड़ने से हम लीडरशिप का सिद्धांत सीख रहे हैं, और उस पर सैकड़ों किताबें लिखी गई। एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन की बात करें कि चींटियां कैसे अपने घर तक पहुंच जाती हैं, इस पे किताबें लिख दी गई गणित में। लेकिन हमने एंड से सीखना नहीं चाहा। जब वो किसी फॉरेन ऑथर ने किताब लिख दी, फिर उससे सीखना चाहा। तो ये जो नेचर से दूर जाना, पहले एक सिद्धांत था, विश्वविद्यालय शहरों से काफ़ी दूर बनते थे। उसका एक कारण ये भी था कि आप मजबूरन प्रकृति के पास रहें, क्योंकि वो एक असेंशियल चीज़ है अपने आप को पास ले जाने के लिए। लेकिन यदि हम ये नहीं करते तो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। और अब आप उसको प्राचीन कहें या आधुनिक कहें, मैंने पढ़ा कि एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसको एक्सपेरिमेंट का टाइटल है वाइट सॉक्स एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अपने सारे विद्यार्थियों को कहा कि इस संडे को आप वाइट सॉक्स पहन के आइए और शूज़ पहन के आइए। जब वो आए कैंपस में, उनका शूज़ उतार दीजिए, सॉक्स पहने रखिए और कैंपस का राउंड लगाइए 2 घंटे। और उसके बाद अपनी सॉक्स उतार के माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखिए और हमें बताइए कि हमारे कैंपस में किस किस का पेड़ है। तो जो बीज आपकी सॉक्स में स्टिक किए होंगे, उनसे क्या आप पहचान सकते हैं कि हमारे कैंपस में किस किस का पेड़ है। नौ, अब यदि ये एक एक्सपेरिमेंट होता है तो इसके बदले में यदि हम लेक्चर में पढ़ाएं कि हमारे कैंपस में ये है, इट विल नेवर मैच जो इस एक्सपेरिमेंट से मिला। तो जो नेचर के साथ कनेक्ट है, वो शिक्षा में एक बहुत बड़ा स्तंभ है और था, जिसको हम भूल गए। उसको वापस लाना होगा। आउटकम बेस्ड एजुकेशन में नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन का चेयरमैन भी रहा। हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं। आउटकम बेस्ड एजुकेशन में सबसे पहले हमें ये डिफ़ाइन करना होता है कि हम इस कोर्स के बाद इस विद्यार्थी में क्या चाहते हैं। हम वो डिफ़ाइन कर ही नहीं पा रहे अभी तक। जो सलूजा जी ने बताया कि हमारे उपनिषदों में डिफ़ाइन कर दिया था, उसको बाहर लाना है। मैं तो कई बार ये भी कहता हूँ, यदि दुनिया को हमसे बहुत परेशानी है तो हम ये बिना कहे भी यदि कह दें कि ये उपनिषद में था, वेद में था, ये सिद्धांत है, सिद्धांत तो अच्छा है भैया, कहाँ से आया, उससे कोई हमें ज़्यादा संतुष्टि नहीं मिलती।
लेकिन इस सिद्धांत को मान लो, दुनिया का कल्याण हो। हमारा तो ध्येय वसुंधरा कुटुंबकम रहा है। दुनिया का कल्याण यदि इस वजह से रुका हुआ है कि ये वेदों से आया, ये उपनिषदों से आया, ये भारत का है, इसलिए नहीं मानना, तो हम अपनी टर्मिनोलॉजी से पीछे भी हट के यदि सिद्धांतों पे चले जाएं और विश्व का कल्याण हो सके, तो वो तो शायद भारत की आत्मा के हमेशा स्वरूप रहा है, उसके हिसाब से हमें करना पड़ेगा। तो विकसित भारत तो होगा और अवश्य होगा, और आप भाग्यशाली हैं कि आप विकसित भारत 2047 देखेंगे, उसका एक सहयोगी बनेंगे, साझेदार बनेंगे। और उस समय आपको ये सोचना होगा कि इस विकसित भारत 2047 पहुंचने तक मैंने क्या किया। ये आप आज से सोचना शुरू कर दें और उस तरफ बढ़े, तो भारत भी विकसित होगा और आपको भी जो खुशी होगी वो बहुत अभूतपूर्व होगी। उस खुशी की कामना करते हुए मैं आज भावना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और सलूजा जी से और वंदना जी से मिलवाने के लिए, और आप सब बच्चों से मिलवाने के लिए। और ये शुभ कामना करता हूँ कि आपकी पीढ़ी के थ्रू हम विकसित भारत तक पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।